वेलकम टू बीए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ के दूसरे चैप्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले चैप्टर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने चर्चा कर दी है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर मैंने चर्चा कर दी है खास करके। और शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल मेरा दूसरा चैनल है, उस पर मैंने विस्तार से आपको समझाया था। पहले मैं थ्योरी आपको समझाता हूँ, उसके बाद में उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको बताता हूँ। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपको बता दूं कि ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ है क्या। प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य इसको हिंदी में कहते हैं। इसी का मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, आप बीएससी एजी में हैं या बीएससी होम साइंस आप कर रही हैं, कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यही आपको पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, यानी आप प्रथम सेमेस्टर में जैसे आप लोगों ने फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन का पेपर दिया था को करिकुलर कोर्स के रूप में, अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में, ऐसे ही एक अनिवार्य पाठ्यक्रम आपको हर एक सेमेस्टर में मिलेगा। हर एक सेमेस्टर में आपको जो है एक को करिकुलर कोर्स पढ़ना होगा, जिसमें सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ शामिल है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में आपको जानना है। अब आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न चैप्टर नंबर 2 से बनते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 2 से बनने वाले एमसीक्यूज और उससे पहले उससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। उससे चैप्टर नंबर 2 से संबंधित मुख्य बातों को समझने का प्रयास करेंगे, जहां से बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का आपके नाम है प्राथमिक चिकित्सा तकनीक। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा तकनीक आपके पेपर नंबर 2 का नाम है, यानी फर्स्ट एड टेक्निक इसके मतलब पेपर नंबर 2 का आपके नाम है। ओके, अब आइए इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। पेपर नंबर मतलब चैप्टर नंबर 1 में हमने प्रारंभिक जो प्राथमिक चिकित्सा होती है यानी कि बेसिक फर्स्ट एड टेक्निक उसके बारे में समझा था। अब हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। और सेकंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है सेकंड चैप्टर में आपको यहाँ पर आपके समक्ष आ चुका है, दिखाई पड़ रहा होगा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हमको पढ़ना है प्राथमिक चिकित्सा तकनीक यानी कि फर्स्ट एड टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, यानी प्राथमिक चिकित्सा की क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या तकनीकें होती हैं, जिसके माध्यम से हम लोग प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा मैंने आपको बताया था क्या होता है। किसी रोग के होने अथवा चोट लगने पर जब किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा जो चिकित्सीय सहायता एवं उपचार प्रदान किया जाता है, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की विधा प्रयोगात्मक चिकित्सा के मूल सिद्धांतों पर निर्भर होती है। अच्छा, प्राथमिक चिकित्सा पशुओं पर भी की जा सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राथमिक चिकित्सा की बात की जाए, इसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को बचाना होता है, मरीज की हिम्मत को बढ़ाना और उसके दर्द को एक प्रकार से कंट्रोल करना। ठीक है, और शीघ्र अतिशीघ्र डॉक्टर उपलब्ध करवाना, ताकि मरीज जो है एक प्रकार से स्वस्थ हो सके, मरीज का इलाज हो सके। ये डॉक्टर के आने के पहले का इलाज जो होता है वही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया था। देखिए, अब इसमें हम फर्स्ट एड टेक्निक्स में देखेंगे। पहली बात, प्राथमिक चिकित्सा की वैसे तो अनेक तकनीकें हैं, जैसे कि ड्रेसिंग एक तकनीक है बैंडेज, एक है तीव्र निष्कासन तकनीक, एक है स्थानांतरण तकनीक, यानी कि स्थान बदल देते। कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट होता है तो उस स्थान से रोगी को अलग स्थान पर ले जाता है जहां पर उसको कंफर्टेबल फील हो, यानी जहां पर उसको एक प्रकार से आरामदायक हो, या वो अपने आप को एकदम से सहज महसूस करे, ठीक ठाक महसूस करे, ऐसे स्थान पर उसको ले जाया जाता, ताकि उसको विश्वास हो सके कि अब मैं बच जाऊंगा, या अब मुझे एक प्रकार से उतना खतरा नहीं जितना खतरा मैं सड़क पर पड़ा था तो होता। ठीक है, स्थानांतरण तकनीक हो गई। ऐसे तीव्र निष्कासन मतलब बहुत जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचाना। इसके अलावा बैंडेज तकनीक, यानी कि आप कटा फटा हो, घाव लगा हो, उस पर आप बैंडेज लगा दें। ठीक है, ड्रेसिंग तकनीक भी इसी तरीके से होती है, उसका ड्रेस वगैरह उसका कपड़ा वगैरह चेंज कर दें। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, दूसरा पॉइंट, ड्रेसिंग और बैंडेज के अनेक चरण होते हैं। कैसे इसको किया जाता है? सबसे पहली बात, घाव को तैयार करना। ठीक है, दूसरी बात, पट्टी को ढकना, यानी घाव को एक प्रकार से साफ करना, घाव को तैयार करना। जिस ऐसी घाव मतलब घाव हो गई है तो घाव में तमाम प्रकार के, जैसे अब अभी आप रोड पर गिरेंगे तो गिट्टी उट्टी आपके पैर में गड़ सकती है, या अन्य पदार्थ जो है, या कांटा वाटा कहीं पर लग जाए, तो वहां से आप उसको कांटे वाटे को हटाएंगे, उसको साफ करेंगे। ठीक है, उसको डिटाल वगैरह से धोएंगे, तो यानी घाव को तैयार करेंगे। फिर इसके अंदर पट्टी से उसको ढकेंगे, पट्टी को सुरक्षित रखेंगे। उसके अंदर परिसंचरण की जांच करेंगे, यानी रक्त परिसंचरण, जो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह उसको आप चेक करेंगे। तो इस तरीके से आप ड्रेसिंग और बैंडेज के इन चरणों के माध्यम से होकर के गुजरते हैं। और जो घाव होती है उस पर एक बीटाडीन नाम का मलहम आता है, उस बीटाडीन नाम के मलहम को लगाया जाता है। एक क्रीम होती है, ठीक है, मलहम टाइप की, उसको लगा करके उस पर एक गाज पट्टी रख करके रुई रखने के बाद में
उसको बांधा जाता है। ठीक है, तो एक गाज पट्टी और उसके ऊपर रुई रख करके बांधा जाता है, ठीक है, पट्टी को। तो ये होता है पट्टी बांधने का तरीका। ठीक है, दूसरी बात, अगली बात, पट्टियों के कई प्रकार होते हैं। पट्टियां मुख्य रूप से बेसिकली 3 प्रकार की, मतलब कि 3 श्रेणियों में पट्टियों को बांटा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 भागों में भी पट्टियों को बांटा गया है। वो 4 प्रकार पट्टियों की, पहली तो तिकोनी पट्टी होती है एक, दूसरी गोल पट्टी। गोल पट्टियों का प्रयोग अक्सर आप देखते हैं जो चिकित्सालय में होता है, गोल पट्टियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जितने भी हॉस्पिटल वगैरह या अस्पतालों में आप देखेंगे तो गोल का पट्टी का प्रयोग किया जाता है। एक होती है क्रेप पट्टी और एक होती है बर्न शीट पट्टी। तो 4 प्रकार की पट्टियां होती हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट आपका है पट्टियों का प्रयोग अच्छा किन दशाओं में किया जाता है। सबसे पहली बात, घाव या चोट लगे भाग को सहारा देने के लिए पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। पहली बात, ताकि घाव ज़्यादा और ना हो सके, घाव को एक प्रकार से जो है घाव भर जाए या घाव पूरी हो जाए बोलते हैं, तो उसके लिए पट्टी जो होती है उसको एक सहारा देती है। ठीक है, दूसरी बात, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए पट्टी बांधी जाती है, ताकि खून ना बहे घाव से, इसके लिए पट्टी बांधी जाती है। इसके अलावा सूजन कम करने या ना होने देने के लिए, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि घाव होती है तो सूजन बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में पट्टी को थोड़ा कस के बांधते हैं ताकि कंफर्टेबल लोग रहें। लेकिन सूजन कम करने के लिए, ताकि सूजन नहीं होती, बिटरीन वगैरह का टेबल जब आप मलहम लगा देते हैं उसके बाद में फिर दवा ववा खा लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वो सूजन नहीं आती है घाव में, तो इसके लिए पट्टी बांधी जाती है। इसके लिए अलावा रोगियों को उठाने के लिए, ताकि रोगी को उठ जाए और वो अपने एक प्रकार से आगे अपना काम कर सके या आराम कर सके, दूर किसी अपने स्थान या अपने घर पर जा सके, तो पट्टी बांधने के कई सॉरी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तबीयत थोड़ी सी हमारी खराब है, तो इस तरीके से पट्टी बांधने के फायदे होते हैं। इसके अलावा अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी भंग उपचार, हड्डी भंग मतलब जब हड्डी टूट जाए, ठीक है, उस समय उसका सामान्य नियम ये होता है कि रोगी को हिलने डुलने ना दें। अगर कोई हड्डी टूट जाए तो रोगी को अधिकतर हिलने डुलने ना दें, और टूटी हड्डी को जो है खपच्चियों से पट्टियों के सहारे बांध दें, ताकि क्या हो, हड्डी जहाँ जितनी टूटी है उतनी ही टूटी रहे और ज़्यादा ना टूटने पाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, उसको सहारा देने के लिए। इसके अलावा अधिक से अधिक आप देखेंगे तीव्र निष्कासन तकनीक, ये क्या होती है। तीव्र निष्कासन तकनीक का मतलब होता है किसी आपदा जैसे कि बाढ़ आ गई, कोई मतलब भूकंप आ गया, सूखा पड़ जाए, समुद्री लहरें बहुत सारी उठती, सुनामी वगैरह आ जाए, तो ऐसे में जो फंसे हुए व्यक्ति होते हैं इन आपदाओं से, उन पर तीव्र खतरा जो होता है मंडरा रहा होता है, और ऐसे स्थानों से निकल करके या निकाल करके लोगों को सुरक्षित उनके स्थानों पर या सुलभ स्थानों पर, अच्छे स्थानों पर पहुंचा दिया जाए, तो वो एक प्रकार से तीव्र निष्कासन तकनीक कही जाती है किसी को बचाने की। ये भी प्रथम जो है चिकित्सा के अंतर्गत आती है, प्राथमिक चिकित्सा में। जैसे बाढ़ आपदा के दौरान सतह पर जल बहाव के मार्ग में रेत के थैले रखने चाहिए, जिससे सतह सुरक्षित रह सके। रेत के थैलों से क्या होगा, सतह सुरक्षित रहेगी और एक प्रकार से ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और भूकंप के दौरान दीवारों, छतों और दरवाजों से दूर रहें। इससे क्या होता है, कभी कभी दरवाजे वगैरह गिर जाते हैं, छत गिर जाती है भूकंप के आने से, तो इससे दूर रहना चाहिए। सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए वर्षा जल का संरक्षण संवर्धन करना चाहिए। जो पानी बारिश बारिश होता है उसको आप एक कुंड वगैरह खोद लें, तालाब, कुआं, तमाम प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। इस हेतु हरित पट्टी का विस्तार किया जाए, क्योंकि वृक्ष पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के साथ साथ पर्यावरण में आर्द्रता बनाए रखने में भी सहयोगी होते हैं। यानी कि वृक्ष वाले एरिया में, जहाँ पर वृक्ष बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर पानी भी बरसता है। आप देखेंगे अमेजन के जंगलों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर हमेशा बारिश ही होती रहती है। क्यों होती है, कभी आपने सोचा चूंकि वहाँ पर ऑक्सीजन, विश्व का 20% ऑक्सीजन केवल अमेजन जंगलों से निकलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है समुद्री लहरों से बचाव हेतु समुद्र तट से दूर ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए। जब कभी सुनामी वगैरह आए तो समुद्र तट से आप भाग जाएं और किन्हीं ऊंचे स्थानों पर चले जाएं जहां तक समुद्री लहरें ना पहुंचें। इसके अलावा परिवहन की तकनीक का अर्थ ये होता है कि घायलों या रोगियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या स्थानांतरण तकनीक जो होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोगियों को ले जाने के लिए एक प्रकार से व्यवस्था करना। कभी कभी क्या होता है, चेयर वगैरह पर ले जाते हैं, कभी कभी एक प्रकार से चारपाई वगैरह पर ले जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ पर किसी तरीके से ले जाया जाता है, तो इसमें कई सारे नियम कायदे होते हैं। ठीक है, रोगियों के परिवहन की तकनीक निम्नलिखित है। जैसे कि सबसे पहली तो होता है अकेले उठा कर ले जाना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि भाई उसको 2-4 लोग लेकर के जाएं, तो आप अकेले उसको उठा करके ले जा सकते हैं, गोद में उठा करके या सहारा दे करके उसको कंधे पर, अपने हाथ उसका रख लें और आप उसके कंधे पर हाथ रख करके थोड़ा सा सहारा दे दें उसको, या पीठ पर लाद लें, कंधे पर लाद करके। ऐसे कई प्रकार से आप अकेले किसी रोगी को ले जा सकते हैं डॉक्टर के पास।
दूसरी तकनीक होती है कि दो व्यक्तियों के द्वारा रोगी का परिवहन किया जाए, जैसे कि दो हत्था आसन। दो हत्था आसन मतलब कि क्या होता है कि दो लोग उसको पकड़ करके ले जाते हैं, तो दो हत्था आसन होता है। एक तीन हत्था आसन भी होता है, ठीक है। चौहत्था आसन है, अग्रपृष्ठ और अग्रप्रच्छ विधि है। तो इन सभी विधियों के द्वारा एक स्थान से रोगी को दूसरे स्थान पर ले जाता है। गंभीर हालत में रोगियों को इन आसनों का सहारा लेना पड़ता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इन्हीं से जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, बताई हैं प्राथमिक चिकित्सा तकनीक से, इन्हीं तकनीकों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बनेंगे। तो प्रश्न कौन कौन से होंगे, उन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो अगली वीडियो आएगी वो चैप्टर नंबर 3 की होगी, जिसमें हम श्वसन तंत्र से रिलेटेड प्राथमिक चिकित्सा से बनने वाले जो प्रश्न हैं, जो कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड होंगे, उन प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। फर्स्ट ईयर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। उससे पहले मैं थ्योरी को समझूंगा, जैसे इस वीडियो में मैंने समझा चैप्टर नंबर 2 के, ठीक है। आगे समझते हैं। अब मैं प्रश्नों को समझने का प्रयास करता हूँ और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग उत्तर दे पाएंगे इसका, चूंकि आपने इससे पहले समझ लिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपने पहले थ्योरी समझ लिया, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं। आप दोबारा पीछे मत करिए वीडियो। अब आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही, जो आपने पढ़ा, अब यहीं पर रिपीट होने वाला है, दोबारा से आप उन चीज़ों को जानेंगे। तो क्या होगा, एक ही वीडियो में आप एक ही चीज़ को 2 बार जानेंगे। एक तो आप पढ़ेंगे और दूसरा आप टेस्ट देंगे साथ ही साथ। इससे क्या होगा, आपका जो मानसिक लेवल होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। और जब इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे, तो आपके दिमाग में सारी बातें छप जाएंगी जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे हम पूरा का पूरा 15 चैप्टर आपका समझाने वाला हूँ, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, पहला प्रश्न है, घाव पर कैसी पट्टी बांधनी चाहिए। घाव पर जो है आप देखेंगे, किसी भी कपड़े की पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। सरलता से जो मिल जाए, ऐसा नहीं, सरलता से तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसको नहीं बांधना चाहिए। रेशमी मुलायम पट्टी भी नहीं। कीटाणु रहित गाज पट्टी आप बांधें, ये ज़्यादा बेटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, घाव पर पट्टी बांधने से पहले क्या लगाते हैं। शहद लगाते हैं, या बीटाडीन लगाते हैं, या कोल्ड क्रीम लगाते हैं, देसी घी लगाते हैं। तो आप कभी घाव पर अगर पट्टी बांधे होंगे या बंधवाए होंगे, तो एक बीटाडीन नाम का मलहम आता है, क्रीम आती है, उसको लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। जो 3 कोने की पट्टी होती है, तिकोनी पट्टी, उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। घाव या चोट को ढकने के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। टूटे अंग को स्थिर करने या सहारा देने के लिए भी तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, अस्पतालों में अधिकतर किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, मैंने बताया था, गोल, संकरी, तिकोनी या गोफन। तो अस्पतालों में अधिकतर जो है वो गोल पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार कई विश्वविद्यालयों में प्रश्न पूछा गया था, और इनमें ऐसे प्रश्नों को भी मैंने शामिल किया है जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं पिछले 2 वर्षों में, ठीक है। 5वां प्रश्न देखेंगे, नियमित मल न त्याग करने से जठराग मतलब कि जठरांत्र में किसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है, बताएं। नियमित मल त्याग न करने से जठरांत्र में जठर आंत्र में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। बवासीर भी हो सकता है, दस्त और कब्ज भी आते हैं, और असंयमित मल जो है वो होने लगता है। यानी कि नियमित मल ना त्याग करने से ऐसी कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये सभी बीमारियां हो सकती हैं। क्लियर, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न है, घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए। घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल। कीटाणु रहित होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न 7वां नंबर, नियमित मल त्याग करने से किससे बचाव होता है, एडी से बचाव होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आहार में उचित मात्रा में तरल पदार्थ न लेने से क्या होता है। जब आप आहार में उचित मात्रा में तरल पदार्थ, लिक्विड मटेरियल नहीं लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये सभी समस्याएं। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे प्रश्न ये बनता है, और पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि रीफ नाट का प्रयोग कौन करते हैं। छात्र नहीं करते हैं, महिलाएं भी नहीं करती, धोबी नहीं करता, डॉक्टर करते हैं। रीफ नाट का प्रयोग कौन करते हैं, डॉक्टर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, कौन सी गांठ खिंचाव से खुल जाती है।
तो आप देखेंगे चोर गांठ जो होती है ये खिंचाव से खुल जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डालकर ले जाने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं भाई? अगर आप मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डाल करके ले जाते हो तो उसको बोलते हैं फायरमैन लिफ्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न, आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी दशा में घायल को पीठ पर लादकर ले जाया जाता है? बताएं, हड्डी टूटने की स्थिति में, हड्डी ना टूटने की स्थिति में, या बुखार की स्थिति में, या इन सभी स्थिति में? तो भाई हड्डी टूटे तो भी आप घायल को पीठ पर लाद कर ले जा सकते हैं, हड्डी ना टूटे तो भी आप ले जा सकते हैं, जो कि कई प्रकार की बीमारियां और भी ऐसी होती हैं जिसमें ऐसी संभावनाएं बनती हैं। बुखार की स्थिति में भी ऐसी संभावना बनती है कि पीठ पर लाद कर आप ले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इन सभी स्थितियों में। 13वां प्रश्न है, पाचन प्रारंभ होता है, पाचन कब से कहाँ से प्रारंभ होता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुख से प्रारंभ होता है पाचन। पाचन जो होता है ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने वाले प्रश्न, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, चबाया गया खाना डैश से पेट में जाता है, कहाँ से? ग्रास नली से पेट में जाता है। चबाया गया जो खाना होता है वो ग्रास नली के माध्यम से पेट में जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, घायल के स्थानांतरण में प्रयोग की जाने वाली जो विधि है वो कौन सी है? एक व्यक्ति द्वारा स्थानांतरण, देखिए कोई भी व्यक्ति है घायल हुआ है तो स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसको आप एक व्यक्ति भी ले जा सकता है, स्ट्रेचर के द्वारा भी आप ले जा सकते हैं, और डोली या चारपाई के माध्यम से भी आप उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, रोगी को अस्पताल ले जा सकते हैं या अन्य स्थानों पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी विधियों का प्रयोग करके आप घायल का स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये भी अपना चैनल है। थोड़ी सी तबीयत हमारी खराब है, माफी चाहूंगा आप लोगों से। घाव पर लगाई जाने वाली दवा मैंने बताई थी बीटाडीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पट्टी बांधनी चाहिए ढीली कसी हुई, ना अधिक ढीली ना सख्त, और एकदम आरामदायक। करेक्ट आंसर क्या होगा? पट्टी बांधनी चाहिए, ना अधिक ढीली ना अधिक सख्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 18वां नंबर प्रश्न है, आंतों में कौन भोजन को अलग करने का कार्य करते हैं? आंतों में भोजन को अलग करने का काम अम्ल और बैक्टीरिया दोनों करते हैं। तो सी ऑप्शन में दिया है उपरोक्त, तो ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 18वें का। 19वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आंतों की मांसपेशियां क्राइम को आगे की ओर ढकेलती हैं, जिसे कहते हैं? तो आंतों की मांसपेशियां क्राइम को आगे की ओर ढकेलती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलिस। ठीक है, पेरिस्टेलिसिस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, झोला या गोफन का प्रयोग किसे सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाथ को सहारा देने के लिए झोला या गोफन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, एक दिन में कम से कम कितनी बार मल त्याग करना चाहिए? यानी एक दिन में कितनी बार जो है मल त्याग करना चाहिए, लेटिंग जाना चाहिए? तो लगभग 2 बार कम से कम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दुर्घटना स्थल से घायल को स्थानांतरित करने से घायल को सांत्वना मिलती है? बिल्कुल मिलती है। घायल को चिकित्सा भी प्राप्त होती है और घायल के प्राणों की रक्षा भी होती है। तो दुर्घटना स्थल से घायल को स्थानांतरित करना बहुत जरूरी होता है, उसका मानसिक तनाव जो होता है वो दूर होता है, सांत्वना मिलती है उसको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्राणों की रक्षा भी होती है और चिकित्सा भी प्राप्त होती है उसको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 23 नंबर, पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं? पट्टियां 4 प्रकार की होती है। मैंने आपको पट्टियों के बारे में बताया था। पट्टियां कितने प्रकार की होती है? पट्टियां जो होती है 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी पट्टी? कौन कौन सी पट्टी भैया? एक होती तिकोनी पट्टी, एक होती गोल पट्टी, एक होती क्रेप पट्टी, और एक होती बर्नशीट पट्टी। ठीक है, तो मुख्य रूप से लेकिन आपसे पूछे पट्टियों की कितनी श्रेणियां होती? तो पट्टियों की 3 श्रेणियां होती। कौन कौन सी? एक रोरल श्रेणी, एक त्रिकोणीय श्रेणी, और एक ट्यूबुलर श्रेणी। ठीक है, तो 3 श्रेणियां होती है, प्रकार 4 होते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर, पट्टियों का प्रयोग क्यों करते हैं या क्यों करना चाहिए? घाव या चोट को ढकने के लिए करना चाहिए और करते हैं। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, खून को रोकने बहने से रोकने के लिए। सूजन कम या सूजन ना होने देने के लिए पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखेंगे 25वां नंबर प्रश्न, गांव में दुर्घटना होने पर घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जा सकती है? तो गांव में किसी को दुर्घटना अगर हो गई तो उसको चारपाई के द्वारा स्थानांतरित किया जाना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, चूंकि आप जो है गांव से अगर बाजार जाएंगे तो लगभग आप गोद में लेकर के जा नहीं पाएंगे, ना पीठ पर लाद करके, ना हत्थी बैठकी के द्वारा आप ले जा पाएंगे। चारपाई उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है।
अगला प्रश्न 26 नंबर, अस्पताल में घायल व्यक्तियों के स्थानांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्पताल में आप देखेंगे कई प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और अस्पताल में घायल व्यक्तियों के स्थानांतरण के लिए खास करके स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हस्त आसन के द्वारा व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है। हस्त आसन के द्वारा यानी हाथ से के द्वारा व्यक्ति को जब उसके पाँव में चोट लगे तो हस्त आसन मतलब कि उसको, हस्त आसन का मतलब होता है एक जो है कुर्सी टाइप की रहती है उसको ढकेलते हुए ले जाता है एक व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर, मूर्छित अवस्था में अगर कोई व्यक्ति है या घायल है तो उस व्यक्ति को स्थानांतरित करने की सुविधाजनक विधि कौन सी है? तो घायल व्यक्ति को पीठ पर लाद करके ले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोद में उसको ले जाकर के आप जा नहीं पाएंगे, हस्तासन के द्वारा नहीं ले जा सकते जो है मूर्छित अवस्था में व्यक्ति को, और सहारा देकर के तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते, उसको आप पीठ पर लाद करके ले जा सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, घायल व्यक्ति के स्थानांतरण की कौन सी विधि होती है? घायल व्यक्ति के स्थानांतरण की विधियों की अगर बात की तो स्ट्रेचर के द्वारा घायल व्यक्ति को आप ले जा सकते हैं, डोली द्वारा घायल व्यक्ति को आप ले जा सकते हैं, और चारपाई पर भी आप ले जा सकते हैं घायल व्यक्ति के स्थानांतरण को। ठीक है, मतलब कि घायल व्यक्ति का स्थानांतरण आप कर सकते हैं। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, जहाँ पर उसको उचित एक प्रकार से उसकी स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। आगे देखेंगे, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण दुर्घटना स्थल से घायल का स्थानांतरण आवश्यक हो जाता है? यानी किसी दुर्घटना स्थल हो गई, कहीं पर दुर्घटना हुई और वहाँ से क्यों हटाया जाता है मरीजों को, रोगियों को जो चोट खा जाते हैं तो उनको उस स्थान से उठा करके अलग ले जाया जाता है। क्यों? इसका कारण ये है कि दुर्घटना स्थल सुरक्षित नहीं होता है, और दुर्घटना स्थल सुरक्षित नहीं होते अतः घायल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने हेतु स्थानांतरण आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल, पहली बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात है कि यदि दुर्घटना में रोगी को चोट लग जाए, अंग भंग हो जाए एवं घाव लग जाए अथवा रक्तस्राव हो जाए तो उसके प्राणों पर संकट आ जाता है, और ऐसी दशा में उसके लिए उचित ढंग से किया गया स्थानांतरण जीवनदायी बन सकता है। अगर उसको आप अलग ले जाएंगे तो उसका मानसिक जो संतुलन होगा वो बिगड़ेगा नहीं, और अच्छे तरीके से वो अपने आप को मजबूती के साथ पेश करेगा। तो ये जरूरी होता है, किसी व्यक्ति का अंग भंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, ताकि उसकी जो मानवोचित जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो मानवीय प्रकृति है, या फिर जो एक प्रकार से उसका जो मन जो उसका कर रहा है, या फिर जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ने न पाए। इसके अलावा उसको सांत्वना मिल जाए। इसके अलावा घायल का स्थानांतरण कर चिकित्सक के पास पहुंचा करके उसके लिए चिकित्सा आरंभ करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार से इसलिए भी करना चाहिए, रोगी व्यक्ति को एक प्रकार से हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें सत्य हैं, ये सभी कारण सत्य हैं, उपरोक्त तो सभी कारण सत्य हैं। किसी व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से घायल व्यक्ति का स्थानांतरण करना इसीलिए आवश्यक हो जाता है। ये तमाम प्रकार के कारण जो है, 3 कारण, ये बिल्कुल ज़बरदस्त हैं और सही है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले चैप्टर की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, फर्स्ट एड एंड हेल्थ की है। वहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे अब चैप्टर नंबर 1 का नाम लिखा हुआ है। ऐसे चैप्टर 2 वहाँ पर आपका लिखा हुआ था इस पेपर में, और यहाँ पर आपका वो लिखा हुआ है बेसिक्स फर्स्ट एड टेक्निक्स, यानी कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ऐसे वहाँ पर लिखा हुआ था आपका क्या, वहाँ पर क्या लिखा था, टेक्निक्स, बेसिक जो है जो टेक्निक्स थी खास करके प्राथमिक चिकित्सा तकनीकी थी उसके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी फर्स्ट एड टेक्निक्स। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 था जो आपने समझा। ऐसे ही चैप्टर नंबर 3 जो होगा उसमें हम लोग क्या चर्चा करेंगे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे भैया श्वसन तंत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि फर्स्ट एड रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, तो इस चैप्टर से बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी मैं चर्चा कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11 यानी 15 चैप्टर तक आपको समझाते हुए मैं संपूर्ण सिलेबस का खात्मा कर दूंगा, और इस तरीके से आपका जो चारों इकाई है, जितना सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो आपकी बार संपूर्ण सिलेबस आप फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पढ़ने वाले हैं, तो इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार कुछ बच्चों की बताऊँ तो वो एक प्रकार से थोड़ा सा फेल हो गए, क्योंकि को करिकुलर को आप लोग हल्के में ले लेते हो कि अरे ये तो वैसे क्वालिफाइंग पेपर पास कर, भैया इसको पास नहीं करोगे तो आप चाहे 10 बार इसमें फेल होगे, 10 बार पेपर देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखोगे। अगर इसमें फेल हो जाओगे, नॉट क्वालिफाइड लिख करके आएगा रिजल्ट आपका, अच्छा लगेगा क्या? बैग डालोगे अच्छा लगेगा क्या? तो एक ही बार पेपर देने में आप लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो दोबारा पेपर देंगे तो कितना परेशान होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब की बार किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का बैक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।